इस कहानी का नाम है छमक छल्लो और यह भी अमृता प्रीतम जी द्वारा ही लिखी हुई है। तनिक निकट आना छल्लो की माँ, देखो ना जरा, आज तो मेरा घुटना बहुत ही सूज गया है। कहते हुए छल्लो के वृद्ध पिता ने अपनी टांग को फैलाकर देखा। टांग में जोर की टीस हुई और उसने पुनः अपनी टांग समेट ली। वृद्ध हुकमचंद की पहली पत्नी का देहांत हो गया था, वह थी छल्लो की माँ। उसके पश्चात हुकमचंद ने अपने धन के जोर से एक युवती करतारों से शादी कर ली थी और विवाह के 2 दिन बाद ही वह उसे छल्लो की माँ कहकर पुकारने लगा था। करतारों को यह अच्छा नहीं लगा था और उसने कुछ गुस्से में आकर उससे कहा था, सीधी तरह मेरा नाम लेकर बुलाया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता हर समय छल्लो की माँ, छल्लो की माँ। भाग्यवान, मैं जो ठहरा छल्लो का बाप, तो फिर तू ही बता, तू हुई कि नहीं छल्लो की माँ? मैंने कोई बुरी बात कही है? वृद्ध हुकमचंद कई बार करतारों के कहने पर सीधी तरह उसे उसका नाम लेकर ही पुकारने लगा था परंतु फिर भी कभी कभी भूले भटके उसके मुंह से निकल ही जाता था छल्लो की माँ। छल्ली उसकी बड़ी लाडली बेटी थी। उसने उसका नाम कौशल्या रखा था, परंतु लाड से वह उसे छल्लो कहकर पुकारा करता था। छल्लो की माँ का संबोधन सुन करतारों क्रोध में आ जाती थी और तब हुकमचंद हंसता हुआ उसे कहा करता था, एक बेटा पैदा कर दो, फिर मैं तुम्हें उसकी माँ कहकर बुलाया करूँगा। अच्छा, क्या नाम रखोगी उसका? चन्नन नाम रखना उसका, फिर मैं तुमको आवाज दिया करूंगा, चन्नन की माँ, ओ चन्नन की माँ। यह सुनकर करतारो चाहे कितना ही गंभीर बनने का प्रयत्न करती, फिर भी उसे हंसी आ जाती। वर्षों व्यतीत हो गए, परंतु ओ चन्नन की माँ कहकर हुकमचंद करतारों को संबोधन न कर सका। करतारों के घर कोई चन्नन पैदा ही न हुआ। हुकमचंद उसे सीधी तरह करतारो ही कहा करता रहा। हाँ, कभी कभी उसके मुंह से निकल ही जाता था, छल्ली की माँ। फिर देश का विभाजन हो गया। पश्चिमी पंजाब में रहने वाला हुकमचंद पूर्वी पंजाब करनाल में आ गया। हुकमचंद ने जिस धन के जोर से करतारों के जौवन को अपनी वृद्धावस्था से बांध रखा था, वह जोर भी अब टूट गया था। पति पत्नी के संबंधों का धागा तो अभी उसी प्रकार था, परंतु अब इस धागे को स्थान स्थान पर गांठ देनी पड़ती थी। हुकमचंद के हाथों से अब धन की लाठी छूट गई थी, अतः उसका बुढ़ापा बहुत कांपने लगा था। घुटनों की पीड़ा ने उसे और भी बेकार कर दिया था। ऐ छल्लो की माँ, इस बार हुकमचंद ने थोड़ी जोर से आवाज दी। ना छल्लो की माँ मरेगी और ना उसका छुटकारा होगा। बोली, क्या बात है? करतारो अपने दुपट्टे से हाथ पोंछती हुई रसोई से बाहर आई। यूं ही बुरे बोल ना बोला कर, एक छल्लो की माँ तो मर गई, मेरी लाडली बेचारी छल्लो की माँ, अब दूसरी को भी क्यों मारती है? हाँ, पहली को भी जैसे मैंने ही मारा है, तुम्हारी लाडली छल्लो की माँ को। ना वह पहली मरती, ना यह दूसरी आती। आप तो वह मरकर सुख की नींद सो गई और यह सब कांटे बटोरने के लिए मुझे छोड़ गई। तू कांटे ना बटोरा कर भाग्यवान, यह तेरे बस की बात नहीं। तू अपना काम किया कर, कांटे चुभोया कर। मैं तुम्हें भी कांटे चुभोती हूँ और तुम्हारी नाजुक छल्लों को भी। तुम्हें चारपाई पर बैठे को थाली परोस कर देती हूँ, तुम्हारी लाडली को खाना बनाकर खिलाती हूँ। यह सब मैं बाप बेटी को कांटे ही तो चुभोती हूँ। लड़की 4 रोटियां बना लिया करेगी। लड़की बनाने की उसकी नीयत भी तो रोटियां बनाने की उसकी नीयत भी हो। 4 टोकरियां लेकर जाती है और सारा दिन घर से बाहर ही बिता कर आती है। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि अब उसे टोकरियां बेचने मत भेजा करो। स्थान स्थान के यात्री खरे खोटे सभी, यदि उसके साथ कुछ अच्छी बुरी हो गई तो देना। जब 4 पैसे कमाकर मेरी हथेली पर रखे, यहाँ चारपाई पर बैठे बैठे ऐसे ही बोलते रहते हो। मैं और करतारो सिसकियां लेकर रोने लगी। सच कहती है करतारो, मैं इसे किस मुंह से कहूँ? पैसे ने भी साथ छोड़ दिया, शरीर ने भी। अब यह मीठा बोले अथवा कौड़ा, 2 रोटियां तो समय पर सेक ही देती है। हुकमचंद के मन में टीस उठने लगी। फिर उसने बड़ी नम्रता से करतारो से कहा, मेरे लिए लहसुन डालकर तेल गरम कर दो, मैं बैठकर घुटने को मलता रहूंगा। साथ ही ईश्वर के लिए उड़द चने की दाल मत बनाना, यह साली मेरे शरीर को खाए जा रही है। उड़द चने की दाल क्यों? मैं आज मांस पकाऊंगी। मांस? सच?
तुमने तो आज मेरे मन की बात पकड़ ली। शायद 1 वर्ष हो गया मांस की शक्ल नहीं देखी। प्रतिदिन यह जली हुई दाल। वैद्य जी भी कहता था, हुकमचंद, यदि तंदुरुस्त होना है तो शोरबा पिया करो, जरूर पकाओ आज मांस। फिर हुकमचंद ने घुटने की ओर देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मुंह की जगह उसके घुटनों को मांस का स्वाद आ गया हो। हाँ हाँ, आज शोरबा पीना, मैं अपना सिर काट कर उबाल दूंगी। आय हाय, तुम जब भी बोलोगी बुरे बोल ही बोलोगी। शायद मेरे भाग्य से 4 की बजाय आज 20 टोकरियां बिक जाएं। अरे छल्लो, मेरी छमक छल्लो, ले बेटा, आज तू मेरी बात रख लेना। मेरी 20 टोकरियां बेचना, पूरी 20, और आते समय कोने वाली दुकान से पूरा आधा सिर मांस ले आना। जा बेटा जा, मोटरों के आने का समय हो गया है। और देखना, आते समय प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब कुछ लेकर आना, नहीं तो यह तेरी माँ मांस को उबाल कर ऐसा ही रख देगी। ऐसा लगता था कि छल्लो अपने बाप के मुंह से यह बातें सुनकर बहुत हंसेगी, परंतु छल्लो उसी प्रकार सिर नीचा किए टोकरियों को निखरती रही। किसी को टोकरी खरीदनी भी हो तो वह उसकी सूरत देखकर नहीं खरीदता। हर समय तने गुस्से की तरह मुंह बनाकर रखती है। करतारों के खोलते गुस्से ने जैसे अब हुकमचंद का पीछा छोड़ दिया हो और छल्लों के पीछे पड़ गया हो। क्या हुआ है लड़की की सूरत को करतारो? तुम तो हर समय इसको टोकती रहती हो। तुमसे तो अच्छा ही मुंह है इसका। हुकमचंद ने जैसे करतारों के सारे गुस्से को फिर अपनी ओर मोड़ना चाहा, परंतु करतारों का गुस्सा इतनी जल्दी मुड़ने वाला नहीं था। वह उसी तरह छल्लों की ओर देखकर कहने लगी, जरा हंसकर किसी से बात किया करे तो कोई एक की जगह 2 चीजें खरीद ले। इतनी मोटरें यहाँ से गुजरती हैं, अंदर भी सामान बाहर भी सामान। क्या वे लोग 2 टोकरियां खरीद कर नहीं रख सकते? इन टोकरियों का भी कोई भार होता है? फिर ऐसी रंग बिरंगी टोकरियां। पर यह कछ मुंह से बोले तभी ना। जितनी देर मोटर वाले बाहर खड़े होकर चाय पानी पीते हैं, उतनी देर यहाँ यह जरा उनसे मीठी बात कर ले, हंस ले, तो देखो कौन टोकरी नहीं खरीदता। छल्लो सब कुछ इस तरह सुनती रही जैसे उसने अपने कानों में रुई नहीं कपड़ा ठूस रखा हो। आगे वह कई बार कह चुकी थी, माँ कोई नहीं खरीदता ये टोकरियाँ। ये लारी और बस वाले तो चाहे कोई टोकरी खरीद भी ले, पर ये मोटर वाले तो इनकी ओर देखते भी नहीं। इनके पास जाओ तो खाने को दौड़ते हैं और कहते हैं, हाथ मत लगाओ शीशे को, मैला हो जाएगा, जरा दूर खड़ी रहो। उनके पास जाने की कोई कैसे हिम्मत करे। परंतु माँ ने छल्लो की कोई दलील नहीं सुनी। जो गुस्सा उसे मोटर वाले पर आना चाहिए था वह छल्लों पर ही आ जाता था। वह हमेशा यही कहती, तुझे ढंग भी तो हो बेचने का, थोड़ा हंसकर बात किया कर, तू तो लोटे की तरह मुंह बनाकर खड़ी ही हो जाती है। कौन तेरे हाथों टोकरी खरीदेगा? छल्लों ने सचमुच कई बार कोशिश की थी कि उसका मुंह लोटे की तरह ना बने, और वह मोटरों के शीशे के पास खड़ी हो कितने ही दिन मुस्कुराती रही। एक बार नहीं, पूरे 3 बार उसे किसी न किसी मोटर वाले ने कहा था, ऐसे क्यों दांत निकाल रही है? शक्ल कौन खरीदता है इन टोकरियों को? कोई जाट गवार लेते होंगे। और अब कोई दिनों से छल्लो लाख यत्न करती, परंतु उसका मुंह लोटे की ही तरह बना रहता। वह खसम खाना, क्या नाम है उसका, वह जी अखबार बेचता है, रतन। उसे देखकर तो इसके होठ अपने आप ही फड़क उठते हैं। उस समय इसे कैसे हंसने का ढंग आ जाता है। करतारो, यूं ही मुर्गे की तरह मिट्टी ना उड़ा, हुकमचंद ने धमका कर कहा। मैं कोई बुरी बात कह रही हूँ? रानी को शौक तो चढ़ा है इश्क करने का, पर अपने इश्क आशिक का घर बाहर तो देख लेती। टके टके के अखबार बेचता है वह, कल को कहाँ से खिलाएगा इसे? करतारों की बात अभी समाप्त नहीं हुई थी कि छल्लों ने सिर पर चुन्नी ली और टोकरियों का ढेर सिर पर उठा मोटरों के अड्डे की ओर चल पड़ी। टके टके के अखबार बेचता है, माँ की बात छल्लों के कानों में एक फुंसी की तरह दर्द करने लगी। पर जब वह मोटरों के अड्डे पर पहुंची तो उसे आती जाती और खड़ी मोटर का ध्यान ना रहा। वह अपनी टोकरियों के ग्राहक ढूंढने के स्थान पर उसकी सूरत ढूंढने लगी जो टके टके के अखबार बेचता था। आज तू देर से आई है छल्लो। रतन पीछे की ओर से आकर छल्लो के सामने खड़ा हो गया। मैं छल्लो तबक गई। फिर रतन के मुंह की ओर देखकर उसे महसूस हुआ कि अब मुंह लोटे की तरह नहीं रहा। मैं एक टोकरी बुन रही थी, यह देख, आज मैंने इसमें हरे फूल डाले हैं, कितनी सुंदर है यह टोकरी। छल्लो,
हाँ, टोकरी तो हमेशा ही सुंदर बनाती है, पर हर ऐरे गहरे के पास जाकर तेरा टोकरी दिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तू भी हर ऐरे गहरे के पास जाकर अखबार दिखाता है। और छल्लो हंस पड़ी। मेरी बात और है छल्लो, मैं मर्द हूँ। मेरा अखबार कोई खरीदे या ना खरीदे, पर मेरे मुंह की ओर कोई नहीं देखता। और मेरे मुंह की ओर कौन देखता है? मेरा तो लोटे जैसा मुंह है। छल्लो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस तरह किसी पराये के सामने मत हंसना। टोकरियों के स्थान पर वह हश। और फिर छल्लो का हंसता हुआ चेहरा गंभीर हो गया। क्या करूं रतन, लोगों के सामने तो मेरा मुंह लोटे की तरह बन जाता है और माँ कहती है कि तू सबके साथ हंसा कर। रतन ने छल्लो के हाथ से सब टोकरियां छीन ली। मैं तुम्हें नहीं बेचने दूंगा ये टोकरियां। एक बंद दुकान की ओर इशारा करके वह बोला, तू वहां चुपचाप बैठ जा, मैं आज सभी अखबार बेच लूंगा और फिर उन पैसों से तू मेरी टोकरियां खरीद लेगा। आगे भी तू कई बार इस तरह कर चुका है रतन, कब तक इस तरह करेगा? क्या तुझे घर में टोकरियों का अचार डालना है? हाँ हाँ, मुझे टोकरियों का अचार डालना है, नहीं तो किसी दिन तेरी माँ तेरा अचार डाल देगी। यह एक लारी आई है, तू यहीं ठहर, मैं अभी आता हूँ अखबार बेचकर। रतन शीघ्रता से टोकरियां छल्लो को पकड़ाकर उस लारी की ओर चला गया। छल्लो के मन में आया कि वह भी उसके पीछे पीछे उस लारी की ओर जाए, शायद वहां कोई टोकरी का ग्राहक भी हो। पर छल्लो से रतन के हुक्म जैसी बात टाली ना गई। वह टोकरियों को एक ओर रखकर उस दुकान के तख्ते पर बैठ गई। ताराचंद नाम के आदमी ने छुरी से अपनी औरत की नाक काट दी। 22 वर्ष की सुंदरी की नाक काट दी। पूरी खबर पड़ी है। दूर रतन की आवाज आ रही थी। लोग जल्दी जल्दी रतन से अखबार खरीद रहे थे। छल्लो की हंसी फूट रही थी। गरम गरम खबरें, साइंस की एक नई इजाद, कई बार रतन कहा करता था। और वह तिब्बत के दलाई लामा की और रूस के रॉकेटों की बातें ऊंची ऊंची आवाज में सुनाया करता था। परंतु आज छल्लो की हंसी फूट रही थी। भला यह भी कोई सुनने लायक बात है? किसी बेवकूफ ने अपनी सुंदर पत्नी की नाक काट दी। ड्राइवर ने लारी का हॉर्न दिया। सभी सवारियां पुनः लारी में बैठ गई। रतन शीघ्रता से छल्लो के पास वापस आ गया और बोला, आज बहुत से अखबार पहली और दूसरी लारी में ही बिक गए। तू तो प्रार्थना करता होगा कि रोज कोई मर्द अपनी औरत की नाक काट दिया करे। छल्लो हंस पड़ी। औरत की नाक कटे या अपनी अकल, अखबार तो इसी तरह की खबर से बिकता है। यह नहीं रही थी, देख नहीं रही थी लोग कैसे मेरे हाथों से अखबार छीन रहे थे? क्यों रतन, लोगों को यह बात इतनी मजेदार क्यों लगी? औरत की जाने कोई गलती थी भी कि नहीं? अगर हो भी तो भी इसमें क्या मर्दानगी है कि औरत का दिल ना जीता गया तो उसकी नाक ही काट दी। ऐसा लगता है जैसे यह खबर सुनकर इन लोगों के मन में मर्दानगी जाग उठी हो। रतन हंसने लगा। दोनों शायद इसी प्रकार अभी बातों में ही लगे रहते, परंतु इसी समय एक लारी और आ गई। साथ ही एक दो मोटरें भी आ गई। मैं भी तनिक चक्कर लगाऊं, रतन ने कहा। मैं भी जरा मोटर देख आऊं, शायद कोई। नहीं छल्लो, तू नहीं। पागल हो गया है रतन, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहूंगी तो? मैंने तो तुम्हें कहा है आज मैं तुम्हारी 6 टोकरियां खरीद लूंगा। मेरी चमक छल्लो। और रतन ने प्यार से मुंह चिढ़ाया। नहीं रतन नहीं, रोज रोज ऐसे नहीं। और आज तो बापू ने कहा था कि पूरी 20 टोकरियां बेचना। यह कहती हुई छल्लो मोटर की ओर चली गई और रतन लारी की ओर दौड़ गया। पूरा आध सेर मांस, प्याज, लहसुन, अदरक। छल्लो सोच रही थी कि कितना अच्छा हो आज यदि वह अपने बापू के लिए यह सब कुछ खरीद कर ले जा सके। किसी ने टोकरी खरीदनी भी हो तो वह इसकी सूरत देखकर नहीं खरीदता। तनिक किसी से हंसकर बात करे तो कोई एक की जगह 2 खरीद ले। यह तो लोटे जैसा मुंह बनाए रहती है। माँ करतारों के सभी बोल छल्लो कानों में तिनकों की तरह चुभ रहे थे। छल्लो ने मोटर वाले बाबू की ओर देखा और सोचा, यदि सामने मोटर में रतन बैठा हो तो वह उसे देखकर कितनी खुश हो। साथ ही छल्लो ने महसूस किया कि अब उसका मुंह लोटे की तरह नहीं था। बाबू, बहुत सुंदर टोकरी है। कौन सी टोकरी? बाबू गाड़ी में बैठे बैठे ही बोला और फिर कहने लगा, मुझे तो सिर्फ सोडा चाहिए, टोकरी वोकरी नहीं। जाओ सामने की दुकान से एक गिलास में सोडा और बर्फ डलवा लाओ। सोडा और बर्फ? छल्लो ने सामने वाले दुकानदार को बाबू का संदेश दे दिया। वह फिर मोटर के पास वापस आ गई। बहुत सुंदर टोकरी है बाबू। छल्लो
ने खिड़की के खुले शीशे में से अपनी सबसे सुंदर टोकरी बाबू के आगे करते हुए कहा। बाबू ने टोकरी की ओर नहीं देखा। वह छल्लो को देखते हुए कहने लगा, टोकरी है तो बड़ी सुंदर, खरीद लो ना बाबू, सिर्फ 6 आने। साथ ही छल्लो ने बड़ा यत्न किया कि उसका मुंह लोटे जैसा ना बन जाए। सामने की दुकान का लड़का सोडा बर्फ ले आया। बाबू ने अपनी गाड़ी में पड़ी हुई एक टोकरी खोली और विस्की की बोतल निकाल कर उसमें सोडा मिलाया। फिर वह घूंट पीता हुआ छल्लो से कहने लगा, सिर्फ 6 आने? हाँ बाबू, सिर्फ 6 आने, और 2 ले लो तो 10 आने, अगर 4 ले लूं तो 4। छल्लो अपनी उंगलियों पर पैसे गिनने लगी। साथ ही उसे ख्याल आया, माँ करतारो सच ही कहती है कि यदि मैं हंसकर किसी से टोकरी खरीदने के लिए कहूँ तो। बाबू अपना गिलास खत्म कर चुका था। खाली गिलास और सोडे के पैसे सामने वाले दुकानदार के नौकर को देकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर ली। बाबू टोकरी छल्लो की आशा बुझने लगी। टोकरी तो मैं ले लूं, लेकिन मेरे पास टूटे हुए पैसे नहीं। मैं सामने किसी दुकान से नोट तुड़वा लाती हूँ, छल्लो ने बड़ी जल्दी से कहा। इन छोटी छोटी दुकानों पर नोट नहीं टूटेगा। मेरे पास कोई छोटा नोट नहीं, सभी 100-100 के नोट हैं। छल्लो ने निराश होकर अपनी बाह पीछे कर ली। हाँ, एक बात हो सकती है, बाबू ने कुछ सोचकर कहा। छल्लो की आशा जाग पड़ी। बाहर की बड़ी सड़क पर पेट्रोल का एक पंप है। मैं वहां से पेट्रोल भी ले लूंगा और नोट भी तुड़वा लूंगा, लेकिन पता नहीं वह कितनी दूर है। तुम वहां तक गाड़ी में बैठ चलो, बहुत सुंदर टोकरियां हैं, मैं बहुत सी खरीद लूंगा। और साथ ही बाबू ने कार का दरवाजा खोल दिया। छल्लो के पांव कुछ रुके, परंतु उसके पिता की इच्छा उसके पांव को आगे ढकेलती रही। अरे छल्लो, मेरी चमक छल्लो, ले बेटा, आज तू मेरी बात रख लेना। पूरी 20 टोकरियां। और छल्लो शीघ्रता से कार में बैठ गई। कार चली, तेज हुई और तेज हो गई। फिर पक्की सड़क पर जाती हुई कार कच्ची सड़क की ओर हो ली। बाबू, कहाँ है पेट्रोल पंप? छल्लो ने घबरा कर पूछा। फिर उसकी सांस बाबू की बाहों में घुट गई। छल्लो ने सिर में कुछ चक्कर आए और फिर उसकी बाहें बाबू की बाहों में हार गई। जब छल्लो को होश आया तो वह एक वृक्ष के नीचे अस्त व्यस्त सिकुड़ी पड़ी थी। वहां कार नहीं थी, कोई बाबू नहीं था। छल्लो ने अपने कपड़ों की ओर देखा, सामने पड़ी हुई टोकरियों की ओर देखा। सब कुछ मिट्टी से लथपथ हो रहा था। टोकरियां छल्लो से उठाई ना गई। मुश्किल से उसकी टांगों ने उसका ही भार उठाया और वह कच्ची सड़क पर मन मन के कदम धरती पक्की सड़क तक पहुंच पाई। एक राह चलती लारी खड़ी हो गई। कंडक्टर ने पूछा, करनाल? छल्लो ने एक बार लारी को देखा, फिर सर हिलाया, हाँ। और जब छल्लो से किसी ने पैसे मांगे तो वह चौंक पड़ी। उसके पास तो लारी का भाड़ा नहीं था। एकाएक उसे याद आया, कल जेब में 3-4 आने थे। उसने जेब टटोली। जेब में पैसे तो नहीं थे, परंतु एक 10 रुपए का नोट था। छल्लो के मन में आया कि अच्छा हो यदि वह लारी से कूद जाए, गिरकर मर जाए और नोट के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएं। कंडक्टर ने छल्लो को सोच में पड़ी देखकर खुद ही उसके हाथ से नोट ले लिया और बोला, भाड़ा तो कुल 5 ही आने हैं, लेकिन मैं तुम्हारा नोट तोड़ देता हूँ। और फिर उसने जितने पैसे छल्लो को वापस दिए उसने चुपचाप जेब में डाल लिए। गिन लो अच्छी तरह, कंडक्टर ने कहा। छल्लो शायद उस समय खिड़की में अपना सर रखकर सो गई थी। लारी करनाल के अड्डे पर खड़ी हो गई। कुछ सवारियां उतरी, छल्लो भी उतरी और फिर अनमनी सी घर की गली की ओर चल पड़ी। गली के कोने में मांस की दुकान थी। छल्लो के पांव रुक गए। आधा सिर मांस, छल्लो ने धीरे से कहा और जेब से पैसे निकाले। छल्लो ने घर जाकर जब रसोई में मांस रखा और साथ ही प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च भी रखी तो उसकी माँ करतारो पुलकित हो उठी। आज तूने कितनी टोकरियां बेच ली? सभी, छल्लो ने धीरे से कहा और फिर वह नहाने के लिए बाल्टी भरने लगी। वह रतन आया था तेरी तलाश करता। अच्छा? छल्लो ने आगे कुछ नहीं पूछा। माँ ने भी और कुछ ना कहा। छल्लो ड्योढ़ी का दरवाजा बंद करके नहाने लगी। छल्लो जिस समय नहा धोकर कपड़े बदल कर रसोई में आई, करतारो हांडी में मांस भून रही थी। देख लो, आज घर बसता हुआ दिखाई दे रहा है ना? जिस घर में छौंक की सुगंध नहीं आती, धर्म की बात है, वह घर घर ही नहीं, छल्लो का बापू बोला। और फिर छल्लो की ओर देखकर उसने बड़े लाड से कहा, मेरी चमक छल्लो। छल्लो ने जलते चूल्हे की ओर देखा। चूल्हे का सारा बदन आग की तरह जल रहा था। ऊपर हांडी रखी थी। छल्लो को महसूस हुआ जैसे उस हांडी में उसकी मुस्कुराहट भुनी जा रही है।
उठ मेरी बेटी, नई टोकरी बनानी शुरू कर दे। मैंने पत्ते पानी में भिगो रखे हैं। जिस प्रकार करतारों ने छल्लों को आज बेटी कहा था, इस प्रकार पहले कभी नहीं कहा था। हुक्म की बांधी छल्लो मूड़े पर बैठ गई। उसने हाथ में पत्ते पकड़ लिए और सुआ भी, परंतु उसे महसूस हुआ कि आज से खेतों में वे पत्ते उगेंगे जिससे टोकरियां बनाई जाती हैं। आज से रतन के बेचने के अखबार नहीं छपेंगे और यह खबर भी कहीं नहीं छपेगी कि एक बाबू ने एक लड़की की हत्या कर दी। धन्यवाद।